गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है 14th ऑफ अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है फाइनेंशियल बिल और मनी बिल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये जो आर्टिकल है वो द हिंदू का नहीं है, वो इंडियन एक्सप्रेस का है, लेकिन ये मुझे कई दिनों से नजर में था तो सोचा मैंने आज इसको डिस्कशन कर लेता हूँ। मोस्टली जो चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी वो आपको लक्ष्मीकांत की ही रिपीटेड नजर आएंगी, लेकिन यस कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो यहाँ पे दी गई हैं लक्ष्मीकांत के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा पीएम उषा स्कीम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आर्टिकल 200 एंड नीट, ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक रिपीट है, पहले हम इसको बात कर चुके हैं बट उसको काफी समय हो गया है, तो अभी आपके लिए ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है। मेजर टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा आर्टिकल 200 के बारे में, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट नीट के एग्जाम को इतना ज्यादा अपोज क्यों कर रही है वो रीजन भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट सॉरी एससी स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस। तो क्या शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दलित क्रिश्चियंस को मिलना चाहिए, इसके बारे में कई बार मतलब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। कई सारे कमीशन बनाए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स भी आ चुकी हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या स्टैंड है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए जी, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है जो हम लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं पहले आर्टिकल पे, लेकिन आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अनाउंसमेंट है। हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके भी आप जा सकते हो। व्हाट्सएप करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए इजी रहता है प्रोसेस। ओनली 5500 रुपीज की फीस रखी गई है। 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें आपकी आंसर राइटिंग करवाई जाती है। शुरुआत में देखिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 2-3 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो काफी अच्छी कमांड हो जाती है। इवन अगर आपके दिमाग में कंटेंट थोड़ा कम भी होता है किसी टॉपिक को लेके, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग के ट्रिक्स आते हैं, अगर वो टेक्निक आती है, तो आप एक डिसेंट आंसर लिख सकते हो। देखिए भाई, यूपीएससी में तो सारा खेल आंसर राइटिंग का ही होता है ना। मोस्टली मार्क्स तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में ही मिलने होते हैं। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग ही होता है जो आपको मेंस लिखने के लिए आप जाते हो। थोड़े नंबर आपको इंटरव्यू में मिल जाते हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यूपीएससी की प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो। खाली कंटेंट पढ़ने से कुछ होगा नहीं। उसके अलावा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 1 to 1 स्टूडेंट के साथ मिलके बैठ के बात करते हैं। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी की इंग्लिश वीक है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को कंटेंट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी के पास सोर्सेज नहीं है। दुनिया भर के इश्यूज होते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। कोई कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, कुछ वर्किंग लोग होते हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रेपरेशन तैयार करवाई जाती है। वो आप ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मतलब आप सभी व्हाट्सएप नंबर, एक ही व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हो। उसके अलावा सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको मैं कवर करवाता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। बड़ा मजा आता है इस सेशन को करने में, अच्छी खासी लंबी चौड़ी डिस्कशन हम लोग करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स की काफी कमांड हो जाती है करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि 2 साल के करंट अफेयर के बिना तो काम नहीं चलने वाला है। वो गया जमाना जब आप 6 महीने का कंटेंट पढ़ लेते थे और रट्टा मार लेते थे मैगजीन्स पे। अभी उस तरह करंट अफेयर आता ही नहीं है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग वाला करंट अफेयर आता है। वो तभी करोगे जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको डिस्कशन करते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पहले बता देता हूँ। 90% जो यहाँ पे चीजें हैं वो लक्ष्मीकांत की ही कॉपी पेस्ट की गई हैं, मेरे द्वारा नहीं, इंडियन एक्सप्रेस वालों के द्वारा। लेकिन अच्छा आर्टिकल है। न्यूज में क्यों है ये, न्यूज में ये इसीलिए था क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो अभी डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल जो इंट्रोड्यूस करने वाली थी गवर्नमेंट, उन्होंने किया भी है डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल। सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट इस बिल को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस करेगी। हालांकि सरकार ने किया नहीं है, सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि ये मनी बिल नहीं है, ये एक नॉर्मल बिल है। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा पहले कर चुकी है। आधार वाला जो बिल था वो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एज अ नॉर्मल बिल की बजाय उसे एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था। और आपको अच्छे से पता है कि मनी बिल में क्या होता है भैया, यहाँ पे राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा की पावर यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होती है। लोकसभा की यहाँ पे लिमिटेड पावर होती है। तो अगर किसी बिल को मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो गवर्नमेंट उसको आराम से पास करवा देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो मेजोरिटी किसकी होती है जी, गवर्नमेंट की होती है। तो इसीलिए आर्टिकल दिया गया है कि मनी बिल और नॉर्मल बिल में क्या फर्क होता है।
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल, क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर जनरल टर्म पे आप बात करोगे ना, जनरल सेंस में बात करोगे, ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी लिखा हुआ है कि भैया ऑल इन अ जनरल सेंस एनी बिल दैट रिलेट टू द रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर इज द फाइनेंशियल बिल। मतलब ऐसा कोई भी बिल जो पैसे की बात करता है, चाहे वो रिवेन्यू हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो टैक्स को इंक्रीज करना हो, चाहे वो डिक्रीज करना हो, मतलब ऐसा कोई भी बिल जिसमें पैसे की बात होती है, वो सब फाइनेंशियल बिल होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि सर जी, जो मनी बिल होता है, मनी बिल एक्चुअली अ सब कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ऑल बिल्स इंक्लूडिंग सम प्रोविजंस रिगार्डिंग टू मनी आर फाइनेंशियल बिल। सभी बिल जो पैसे की बात करते हैं मनी बिल होते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, उनको लगता है मनी बिल अलग है फाइनेंशियल बिल अलग है, ऐसा नहीं है। मनी बिल भी एक फाइनेंशियल बिल होता है, समझ रहे इस बात को। अब यहाँ पे प्रोविजंस देखिए आप, आर्टिकल 117 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल बिल। क्या होता है देखिए, ये है जी हमारा आर्टिकल 117, जो किसकी बात करता है, ये फाइनेंशियल बिल की बात करता है। ठीक है, सभी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं जो पैसे की बात करते हैं। अब इसको अपना दो कैटेगरी में जा सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल बिल ऐसे होते हैं जो आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन होते हैं, जैसे मैंने सब कुछ ऊपर दिया हुआ आपको, यहां पे क्लियरली देख सकते हो। आर्टिकल 110, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं मनी बिल। ये कैटेगरी आप पहचानिए, ठीक है। मनी बिल इज ऑल्सो फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 117 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो बिल जो आर्टिकल 110 में आते हैं उन्हें हम लोग मनी बिल कहते हैं। ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है आर्टिकल 117(1) में। ऑल दोज बिल्स कमिंग अंडर आर्टिकल 110 आर मनी बिल। दूसरे होते हैं हमारे पास जो आर्टिकल 117(3) में दिए होते हैं, ऊपर साफ साफ मेंशन किया गया, देखिए। ये होते हैं दूसरी कैटेगरी के फाइनेंशियल बिल। दूसरी कैटेगरी के फाइनेंशियल बिल, ये बिल बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल के जैसे होते हैं, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में क्या मतलब होता है, इन बिल को आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये फर्क होता है ऑर्डिनरी बिल का, मतलब ये रीजन होता है। मनी बिल आप, या फिर जो आर्टिकल 17(1) वाले बिल होते हैं, आप इनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आर्टिकल 117(1) ओनली लोकसभा, आर्टिकल 117(3) लोकसभा एंड राज्यसभा। इसलिए इसको कहते हैं कैटेगरी 1 और इसको कहते हैं कैटेगरी 2। इतना ही फर्क होता है। ठीक है, 17(1) वाले जो बिल होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई खास आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसे राज्यसभा लोकसभा दोनों में कर सकते हैं। तो हमारा जो मनी बिल है, बेसिकली ये भी एक फाइनेंशियल बिल ही होता है, जो आप कैटेगरी 1 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पैसे की लेन देन की बात करता है एज पर दिस आर्टिकल। ठीक है जी। इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, देखिए पूरा पढ़ लेता हूं सेंटेंस को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल बिल इज डेल्ट विथ, ये ले लेता हूं, आर्टिकल 117(3) of the constitution. Such bills are more like ordinary bills. The difference between the kind of financial bill and the ordinary bill is that if the former is enacted, it will involve expenditure from the consolidated fund of India and cannot be passed by either house unless the president has recommended. साफ साफ लिखा हुआ है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें प्रेसिडेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो अब माना फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 होता है, उसमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है रिकमेंडेशन के। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत के अंदर भी सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। इन ऑल अदर एस्पेक्ट,
प्रेसिडेंट वाले प्रोविजन को अगर आप छोड़ दो, बाकी हर चीज में फाइनेंशियल बिल्स आर ऑर्डिनरी बिल्स। अगर आप प्रेसिडेंट प्रोविजन वाला आप छोड़ दोगे, कैटेगरी 2 की वो बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दीज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड अमेंडेड बाई इट। जो कैटेगरी 2 वाले हैं, मतलब आर्टिकल 17(3) वाले हैं, दे आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल। ओनली डिफरेंस इज उनको प्रेसिडेंट की परमिशन होती है, अदरवाइज किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें ज्वाइंट सीटिंग भी आप कर सकते हो। दे आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल। ज्वाइंट सीटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। राज्यसभा लोकसभा दोनों को 50% की यहाँ पे पावर होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। मोर ओवर, अ मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल दैट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर। कोई भी फाइनेंशियल बिल, मनी बिल कब बनता है? जब स्पीकर उसको सर्टिफाई करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। अदरवाइज फाइनेंशियल बिल्स आर ऑर्डिनरी बिल्स। ओनली डिफरेंस इज मनी बिल स्पीकर सर्टिफाई करते हैं और वो प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ आता है। तो किसी भी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? पहली, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। दूसरा, ये सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये फर्क होता है दोनों में, फाइनेंशियल बिल में और मनी बिल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। आर्टिकल 117 हमारे पास होता है, जो फाइनेंशियल बिल की बात करता है। यहां पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया आर्टिकल 173 में दो बिल होते हैं। एक होते हैं आर्टिकल 17(1) के अंदर, और दूसरे होते हैं आर्टिकल 17(3) के अंदर। आर्टिकल 17(3) वाले ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही होते हैं, जिसे हम कैटेगरी 2 भी कहते हैं। ओनली डिफरेंस इज प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको। 17(1) के अंदर मेंशन किया गया है मनी बिल को। और मनी बिल किसको कहा जाता है? जिसमें आर्टिकल 10 के प्रोविजंस होते हैं। ये भी प्रेसिडेंट की प्रोविजन, प्रेसिडेंट से परमिशन से ही होते हैं। और यहाँ पे आपको स्पीकर के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। यहाँ पे स्पीकर के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स इट। इतना डिफरेंस होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कंटेंट आपको बड़ा साफ सुथरा दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एकदम अच्छा लगेगा। कैसे, हाउ द मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल्स आर पास्ड, आपको अच्छे से पता है। मनी बिल को आप सिर्फ लोकसभा में कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं कर सकते हो। और राज्यसभा के पास क्या पावर होती है? एक बार वो जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है, तो फिर वो राज्यसभा के अंदर जाता है। राज्यसभा के पास क्या पावर होती है? 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उसको पास करना पड़ता है। ठीक है, पास कर दिया तो ठीक है, अगर पास नहीं किया तब भी उसको पास माना जाएगा। मतलब राज्यसभा की यहाँ पे कोई पावर नहीं है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को, मतलब अपर हाउस को, वो बिल वापिस लोकसभा में भेजना पड़ता है विद सम रिकमेंडेशंस, कि भाई आप इसमें ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। अब वो सरकार की मर्जी है उसको चेंज करे या ना करे, मतलब उसका जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है। राइट? आप इसी तरह से समझिए, लोकसभा के अंदर मनी बिल आया, इन्होंने इसको पास कर दिया। पास करने के बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा या तो इसको पास कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्या कर सकती है, विद इन 14 डेज कुछ रिकमेंडेशन के साथ इसे वापस लोकसभा में भेज सकती है। या फिर वो 14 डेज तक कुछ भी नहीं करेगी, राज्यसभा बैठी रहेगी, ना उसको पास किया ना उसको रिकमेंड किया। इस केस में भी उसको पास माना जाएगा। और ये जो रिकमेंडेशन भेजी है उन्होंने लोकसभा को, अब ये लोकसभा की मर्जी है उसको माने या ना माने। मान लिया तो भी पास हो जाएगा, नहीं माना तब भी पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे राज्यसभा की ऐसा कोई पावर नहीं है। अल्टीमेटली राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? उसको 14 दिन का डिले कर सकती है, दैट्स इट। 15वें दिन वो खुद ही पास हो जाता है। इतना फर्क होता है। ठीक है, कोर्ट ने वो क्या कहा है इसके बारे में? कोर्ट ने कई चीजें बोली हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, फाइनेंशियल एक्ट बिल। ठीक है, 2017 की बात है ये। और फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस वो 2 साल तक चला। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि भैया जो फाइनेंशियल एक्ट आपने पास करवाया है, आप इसे एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल बिल है। वो बिल क्या था? वो ट्रिब्यूनल्स के स्ट्रक्चर को लेकर था। भैया ट्रिब्यूनल्स में पैसे का क्या मतलब है? ट्रिब्यूनल्स तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप इसे नॉर्मल बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आधार वाला बिल अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर देखते हैं क्या होगा।
वो बात की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल और अपना जो मनी बिल है क्या डिफरेंस होता है। मनी बिल ओनली लोकसभा विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो नॉर्मल बिल होते हैं आप उससे लोकसभा राज्यसभा दोनों में डाल सकते हो। फाइनेंशियल बिल भी नॉर्मल बिल के जैसे होते हैं जो कैटेगरी 2 वाले होते हैं। उसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि प्रेसिडेंट की परमिशन होती है, अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, आपसे लोकसभा में कर सकते हो, राज्यसभा में कर सकते हो। ठीक है, चलिए। पीएम उषा क्या है? पीएम उषा का पहले जो नाम हुआ करता था वो रूसा हुआ करता था। ठीक है, इसका नाम सरकार ने चेंज करके उषा कर दिया। पहले इसका नाम होता था मतलब जब रूसा की बात करते हैं तो उच्चतर जो उच्चतर जो जो हमारा हायर एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। उच्चतर मतलब जो कि आप डिग्री करते हो, मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो, उसे उच्चतर कहते हैं। मतलब उसे आप हायर लेवल एजुकेशन कह सकते हो, वो नॉर्मल स्कूल लेवल एजुकेशन नहीं होती है। तो जो उच्चतर शिक्षा अभियान था पहले रूसा, इसे चेंज कर दिया सरकार ने उषा के नाम से। ठीक है, इसके आगे प्रधानमंत्री भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि चलिए प्रधानमंत्री उषा इसको हम लोग कहेंगे, उच्चतर शिक्षा अभियान कहेंगे। ठीक है, खैर वो तो सरकार करती रहती है। तो ये जो रूसा वाला था ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में था। जो उषा वाला है ये नई सरकार के बीच में है। तो बेसिकली बात वही है कि बोतल नई है, बाकी अंदर जो शराब है वो पुरानी है। वैसे ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ पे। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन्होंने, और उसके अलावा ऐसे 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक पीएम उषा को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट नहीं किया है, और जिसकी वजह से इनको पैसा भी नहीं मिला है। पीएम उषा के तहत हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ता है, जिसके बाद उनको पैसा रिलीज होता है। लेकिन कुछ सरकारों ने यहाँ पे नहीं किया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो फंडिंग है वो 100% सेंट्रल फंडिंग नहीं है। ये 60-40 के बेसिस पे होती है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो इन स्टेट्स ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो ये अपना जो स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उसको ये फॉलो एज सच नहीं करते हैं अंडर दिस उषा प्रोग्राम। ठीक है, खैर वहां पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो जो अपने यू नो जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो करते हैं उसको इम्प्लीमेंट। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो पीएम उषा के बारे में यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज। तो रूसा मैंने को पहले बता दिया, पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो 2013 के अंदर लॉन्च की गई थी, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, उसके बाद स्कीम का पूरा हिस्सा ही बदल गया। इस स्कीम का बेसिक पर्पज क्या है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट कॉलेजेस हैं उनको फंडिंग देना है। ठीक है, फंडिंग देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होगा। फंडिंग देंगे, रिसर्च बढ़िया होगा, एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होगा। ये सरकार का बेसिकली यहाँ पे मेन मुद्दा था। लेकिन जो इशू है वो फंडिंग वाला ही है। फंडिंग 3 बेसिस पे की जाती है, 60-40, 90-10 और 65-35। यूनियन टेरिटरीज के लिए 65-35, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं 90-10 जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वो 60-40। अब इसी को लेकर यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए कई सारे स्टेट्स सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं, सॉरी कॉलेजेस हैं, उनको भी 50-50% की फंडिंग दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल स्टडी की जाती है। भाई देखना तो पड़ेगा ना डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। तब वो डिजर्व करते हैं ओनली उनको फंडिंग दिया जाता है, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाता। तो अगर किसी को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर बाद में इसमें उषा भी कह सकते हो को अगर फंडिंग चाहिए तो ये कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, 5 कंडीशंस होती हैं। फैकल्टी का रोल क्या है, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या है, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, तभी मिलता है, अदरवाइज स्टेट्स को फंडिंग नहीं मिलती है। तो ये जो 14 स्टेट्स हैं तो उन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रखी है, और वो सरकार के साथ करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि पैसा, भैया 40% पैसा कहाँ से लाओगे, ये तो स्टेट के ऊपर बर्डन हो जाता है। राइट, चलिए। गवर्नर एंड द बिल्स, ये क्या मामला है? ये मामला तमिलनाडु का है और काफी पुराना मामला है। इसके बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी डिस्कशंस बेसिकली कर चुके हैं। मामला बनता है भैया नीट के एग्जाम से। और अगर आपको याद हो तो हम लोग ने इस टॉपिक को जब किया था आपको मैंने बताया था कि नीट का एग्जाम 2017 के बाद से जब इसको लॉन्च किया गया है तभी से तमिलनाडु की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। नीट एक 1 डे एग्जाम है।
ठीक है, यूपीएससी की तरह नहीं है ये वनडे एग्जाम है। एक दिन सारे देश के बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें आपकी जो रैंकिंग आती है उसके बाद आप फिर अपने एमबीबीएस कोर्सेज वगैरह में, या फिर जो आपके बीएमएस जो कोर्सेज होते हैं या डेंटल जो होते हैं, आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो बीडीएस वगैरह में। ठीक है, ये चलता है। वन डे एग्जाम है, पूरे देश में एक ही एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे दिया जाता है। यहाँ पे आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इससे पहले 2017 से पहले स्टेट गवर्नमेंट से खुद के एग्जाम भी होते थे, और तमिलनाडु के अंदर जो एग्जाम्स होते थे वहां पे 12th के मार्क्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, नीट के एग्जाम देने के लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, इतना कंपटीशन है, कोचिंग कौन लेगा? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास है? गरीब आदमी के पास तो नहीं है, अमीर आदमी के पास पैसा है। इसका मतलब जो समाज में पहले से ही हायर लेवल पे है वही अपने बच्चों को कोचिंग दिलवा पाते हैं, और वही अपने बच्चों को आगे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दिलवा पाते हैं। गरीब आदमी तो बेचारा गरीब ही रह गया। लेकिन अगर एडमिशन 12th के मार्क्स पे होते तो गरीब आदमी भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास लाइब्रेरी होती है, आपके पास ग्रुप्स होते हैं। जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 के बाद से, तमिलनाडु के अंदर रूरल एरिया से जो स्टूडेंट आया करते थे एमबीबीएस में, उनका परसेंटेज लगातार डाउन हुआ है। जो एससीज एसटीज, ठीक है, ओबीसी ग्रुप से आते थे उनका भी डाउन हुआ है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते थे उनका भी डाउन हुआ है। ये इसका रीजन यही है कि 12th वाले मार्क्स की बजाय एक दिन के एग्जाम को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है। जबकि आप यूपीएससी को देख लीजिए, आप आईआईटी जेई के एग्जाम्स को देख लीजिए, वो तो वनडे एग्जाम नहीं है, अलग अलग हिस्सों में होते हैं, तो भाई आप इसको क्यों नहीं करवा सकते? दूसरी बात, तमिलनाडु के अंदर जो, तमिलनाडु हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जहां का मेडिकल सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। आप कुछ मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन इंडिया में 8 में से 1 डॉक्टर वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है भैया। और ये बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि गरीब फैमिली से आते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और तमिलनाडु में मेडिकल सिस्टम रूरल इंडिया में बहुत अच्छा है। वहां पे ऐसा वो दिल्ली की तरह नहीं है, हरियाणा पंजाब की तरह नहीं है, महाराष्ट्र की तरह नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही हॉस्पिटल है। नहीं, तमिलनाडु में छोटे छोटे टाउन्स में बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं एमबीबीएस करने के लिए, बाद में इनकी पोस्टिंग रूरल एरियाज में ही की जाती है, एंड दे आर हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। राइट? तो एक शहर का जो एस्पिरेंट है वो एमबीबीएस करने के बाद किसी ट्राइबल एरियाज में किसी गांव में जाकर तो नहीं करेगा नौकरी, ऑब्वियस सी बात है, वो तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं शहर में बैठेगा। ये रीजन है कि वहां पे रूरल मेडिकल सिस्टम इतना जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है तमिलनाडु के अंदर। अब इन सारी चीजों की वजह से वहां पे नीट के एग्जाम को अपोज किया जा रहा था। ठीक है, कई सारे कमीशन भी बनाए गए, वो सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अल्टीमेटली यू नो वेरी वेल कि जो गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, राइट, अब भैया आपको सिग्नेचर तो गवर्नर के ही करवाने पड़ेंगे। गवर्नर जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। तो तमिलनाडु की असेंबली ने कई बार बिल पास किया नीट के एग्जाम को बैन करने के लिए, लेकिन वहां के गवर्नर ने उस बिल को एसेंट नहीं दिया, मतलब उसको हाँ नहीं कहा। बहुत बार जब ये इशू आगे बढ़ गया, फाइनली गवर्नर ने वो बिल प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया। तो गवर्नर के पास किसी भी बिल को फॉरवर्ड करने की पावर होती है प्रेसिडेंट को, अंडर आर्टिकल 200। मजे की बात यह है कि एक बार गवर्नर जब प्रेसिडेंट को बिल फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद गवर्नर की पावर जीरो हो जाती है। सारा काम किसके हाथ में चला जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 200 कहता है। Article 200 in the Constitution deals with the power of the governor with regard to assent given to the bill passed by the state legislature and other powers of the governor such as the reserving bill for the president consideration। ठीक है जी, तो गवर्नर ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट पावर उनके पास होती है। ठीक है, पॉकेट वीटो उनके पास नहीं होती है, यानी कि किसी बिल को वो अपने, कई बार ऐसा होता है ना कि वो बिल ना तो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। प्रेसिडेंट के, गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती है। भैया या तो उसको हाँ करिए या सीधा ना करिए, या फिर उसको सस्पेंड कर सकते हो, मतलब वापस से स्टेट असेंबली के पास भेज सकते हो, ये पावर होती है। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गवर्नर बिल को वापस भेज सकते हैं? तो कुछ कंडीशन तो होती होंगी, ऑफ कोर्स, वो मैंने कहीं पे मेंशन किया था। यहाँ पे गवर्नर के पास, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा था, हाँ जी ये रहा।
ठीक है। गवर्नर कैन रिजर्व द बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस होते हैं? अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बिल पास करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 200 अप्लाई होता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा बिल पास किया गया है जो डीपीएसपी को अपोज करता है, तो आर्टिकल 200 अप्लाई होता है। अगर कोई ऐसा बिल जो कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, वो भी 200 उसके ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा कोई बिल जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, जैसे नीट वाला है, तो आर्टिकल 200 अप्लाई होता है। या फिर कोई ऐसा बिल जो कि प्रॉपर्टीज वाला के बारे में होता है और हमारे आर्टिकल 31A के डील करता है, वो उसके ऊपर भी 200 अप्लाई होता है। तो आप ये मान सकते हो नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि नीट एक एग्जाम जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला है, और इसीलिए गवर्नर ने उसको अभी प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है। हालांकि पहले तो गवर्नर उसको एक्सेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में उसको अभी उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया है। तो अभी तमिलनाडु के गवर्नर की पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 हो चुकी है, क्योंकि एक बार अगर प्रेसिडेंट से वो वापस आ जाता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर को फिर उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर कोई चारा बचता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन गवर्नर किसी बिल को हाँ या ना बोलेगा कितने समय में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। गवर्नर कैन पोस्टपोन द डिसीजन इनडेफिनेटली। जब मर्जी चाहे भैया, उनका मर्जी है करें या ना करें। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पे कई बार ऐसा कहा है कि गवर्नर को वो जो पावर दी गई है उसका ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, टाइम पे उसको दे देना चाहिए। लेकिन हमारे गवर्नर साहब भी बहुत बार ऐसा करते हैं, भैया पॉलिटिक्स में की वजह से वो सब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो शायद तमिलनाडु में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी हो रहा होगा। चलिए, दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूजन बाय द सोसाइटी, चर्च एंड द स्टेट। तो ये टॉपिक भी काफी पुराना है। और डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि भैया जो दलित थे, ठीक है, या अनटचेबल्स, देवर हिंदू इनिशियली, और हिंदूज में नो वेरी वेल, ये एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जो ये अनटचेबिलिटी है, इट एग्जिस्ट ओनली इन हिंदुइज्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो जो दलित और हिंदू अनटचेबल्स थे, देवर हिंदूज इनिशियली। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ, ऑफ कोर्स आज भी होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए वो किसी ऐसे धर्म में चले जाएं जहां पे कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जहां पे अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा धर्म कौन सा है? यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। यस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में थ्योरेटिकली कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि इस्लाम के अंदर भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल ये टॉपिक क्रिश्चियनिटी के बारे में, थ्योरी में। अब ये कन्वर्ट तो हो गए क्रिश्चियनिटी में। अब क्रिश्चियनिटी में कई सारे लोग कन्वर्ट हुए हिंदुइज्म से। ऐसे लोग भी कन्वर्ट हुए जो दलित थे, ऐसे कन्वर्ट्स भी लोग हुए जो नॉन दलित थे। ठीक है, या फिर हायर कास्ट आप कह लीजिए, जनरल कैटेगरी कह लीजिए। अब जब ये लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, तो भैया डार्क कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो फिर भी चलने लगा। अब ये अचानक से जाके उनको भाई बंधु थोड़ी ना बना लेंगे, नहीं बनाया उन्होंने। तो ये जो दलित थे, इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, जो अनटचेबिलिटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो यहाँ पे भी कंप्लीट चलता रहा क्रिश्चियनिटी में करने के बावजूद भी। तो यानी कि जो पूरा पर्पस था दलित्स का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का, वो पूरा डिफीट हो गया। अब गवर्नमेंट तो इस सेकुलर गवर्नमेंट को नहीं मान रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मान रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही कहना है कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, दैट एग्जिस्ट ओनली इन हिंदुइज्म, विच वाज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ साउथ एशिया भी कह सकते हो। ये मतलब बांग्लादेश में और जो जो पाकिस्तान में, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। हालांकि वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो बाद में इस्लाम के अंदर भी गया, वहां पे भी ऐसे इसकी डिमांड हो रही है, शेड्यूल कास्ट की डिमांड हो रही है। तो हम क्रिश्चियनिटी की फिलहाल स्पेशल बात कर रहे हैं। तो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बेसिस पे जो एससी का स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, वो इस समय हिंदूज को, बुद्धिस्ट को और सिख को, इन तीनों को दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म और एंड इस्लाम, यहाँ पे दलित्स को एससी का स्टेटस नहीं दिया जाता है। शेड्यूल ट्राइब का दिया जाता है, यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ओबीसी का भी दिया जाता है, लेकिन एससी का स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, और इसी की यहाँ पे डिमांड हो रही है।
ठीक है, और उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर जो है 2-4 चीजें बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको मोस्टली यहाँ पे बता ही दी है। तो कई सारे कमीशन बनाए गए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया 2007 में। इन्होंने भी कहा कि जो क्रिश्चियन दलित हैं उनको मिलना चाहिए एससी का स्टेटस। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने भी इसी चीज को ऑब्जर्व किया। और अभी सरकार ने एक केजी बालाकृष्णन एक कमेटी बनाई है इस चीज को स्टडी करने के लिए, क्या दलित क्रिश्चियंस को एससी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसको 2-3 साल का समय दिया गया है। तो उसके अलावा अंबेडकर जी की कुछ इन्होंने बातें यहाँ पे बताई हैं। अंबेडकर जी ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि जो जो दलित हैं हिंदुइज्म के अंदर, वो अपने डिस्क्रिमिनेशन को एस्केप करने के लिए कन्वर्ट हो गए ऐसे रिलीजन के अंदर जो कि ज्यादा इगैलिटेरियन है, जैसे इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गया। राइट, ऐसा उन्होंने कहा यहाँ पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बेसिकली इसी बेसिस पे रिजर्वेशन भी दी जाती है एससी की, कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, द रीजन व्हाई हिंदू दलित कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी हैज नॉट बीन रियलाइज्ड इन द लार्जर एक्सटेंट। तो बात बेसिकली थ्योरी पे चल रही है, प्रैक्टिकल पे नहीं चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। राइट, बट समस्या वही होगी, जो नॉन दलित कन्वर्ट थे क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी कंटिन्यू रखा। और इंडिया में तो मोस्टली जो क्रिश्चियंस हैं वो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी से ही कन्वर्ट हुए, या तो इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, सिखिज्म से कन्वर्ट हुए, है ना। और क्यों, और ये जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं वो अब इसी सोसाइटी के अंदर बड़े हैं, इसी सोसाइटी के अंदर रहे हैं। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनके ब्लड में आ गया, और आज तक वो कंटिन्यू यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। राइट, तो ये कुछ चीजें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई थी। गवर्नमेंट मैंने आपको जैसे बता ही दिया क्या है। हाँ, तो गवर्नमेंट का ये कहना है, देखो 1956 के अंदर बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट दलित हैं उनको एससी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, सिख जो एससीज थे उनको भी स्टेटस दिया गया, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं मिला। बुद्धिस्ट को भी जो है 1990 में मिला, 1956 में नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि 1956 में क्या हुआ था, अंबेडकर जी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, हिंदुइज्म को छोड़ के त्याग कर दिया था उन्होंने। तो बुद्धिस्ट लोग भी काफी समय से डिमांड कर रहे थे, फाइनली 1990 के अंदर बुद्धिज्म को भी एससी का स्टेटस दिया गया। 1956 में सिखों को दे दिया गया। तो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, ठीक है, उसके अलावा किसी और को यहाँ पे स्टेटस नहीं। ये उनका जो है सरकार का आर्गुमेंट है। सरकार का ये कहना है कि भैया जो सिख हैं और जो बुद्धिस्ट हैं, ये जो कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर जो दलित हैं उनकी पहचान करना आसान है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन जो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुए एससीज, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए एससीज, उनकी पहचान करना आसान नहीं है, तो इसलिए उनको हम लोग यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ऐसा सरकार का जो है वो एक आर्गुमेंट यहाँ पे बनता है जो उन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से नहीं मिला है, तो इसलिए डिमांड हो रही है। लेट्स होप क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि सीधी सी बात है भाई, एससी स्टेटस किसको दिया जाए। ठीक है, जो जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जहां पे इनजस्टिस हो रहा है, जहां पे अनटचेबिलिटी हो रही है, ये 3 चीजें प्रायोरिटी में रखनी चाहिए रादर देन रिलीजन। डजेंट मैटर व्हाट इज योर रिलीजन, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दीजिए, रिजर्वेशन दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। लेकिन आप ये भी देखिए ना, एससी के अंदर क्या है, शेड्यूल कास्ट, ये वर्ड है ना कास्ट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली यस, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, थ्योरेटिकली देयर इज नो कास्ट। तो ये सरकार का आर्गुमेंट यहाँ पे देती है सरकार। तो खैर, जो आर्गुमेंट है वह नहीं है वो एक अलग बात है, बट मोस्टली एक्सपर्ट्स का यही कहना है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि स्टेटस मिलना चाहिए। लेट्स होप मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक अलग बात है। तो यही था आज के लिए, जो थोड़े से आर्टिकल यहाँ पे दिए गए थे। उसके अलावा कुछ स्लाइड्स मैंने जानबूझ के मिस यहाँ पे की हैं, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डाला है, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्लाइड है वो लक्ष्मीकांत से ही ली गई हैं। तो इसको आप खुद से भी आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, नीट वाला जो प्रॉपर इश्यूज था वो मैंने आपको बता दिया है ठीक ठाक से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं, वो जैसे ये 154 है, 163 है, 164 है, ये लक्ष्मीकांत से ही लिया गया है। दीज आर द बेसिकली आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो आराम से। चलिए जी, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।